हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस बायो का टॉपिक है क्रोमोसोम्स, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो इस ये जो टॉपिक है वो 10th में भी पूछा जाता है ये टॉपिक क्रोमोसोम्स का। और इसी के बाद में कंपटीशन एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी पे डिस्कस कर लिया जाए, चाहे वो LDC हो, SSC हो, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम्स हो, ठीक है। और इसी के बाद में मैं आपको एक चीज और बताना देना चाहती हूँ कि मैंने धातु, अधातु या रासायनिक या भौतिक, जो भी केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उससे रिलेटेड भी साइंस के कुछ टॉपिक है और क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए हैं। तो आप मेरी वीडियो के जस्ट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसमें जाके आप मेरे वो वीडियो देखिए, जिससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। तो सबसे पहली बात है कि गुणसूत्र जो कि मानव के शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। मानव के शरीर में क्या, हर जीव में पाए जाते हैं, हर जीव जाति में पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में। तो सबसे पहली बात है कि गुणसूत्र की खोज किसने की है। तो स्टोन्सबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की है। अब कब की है, तो 1875 में की थी, ठीक है। अब इसी के बाद में 75 में कर तो ली, पर इसको क्या है, गुणसूत्र का जो नाम है वो उस समय नहीं दिया गया था। पहले इसको कोशिकाओं के अंदर ही ऐसा कहा जाता था कि कोशिकाओं का क्या है, ये एक केंद्र में पाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले क्या है कि गुणसूत्र का नाम कब किसने दिया, तो गुणसूत्र को नाम दिया है W वॉल्डेयर ने दिया है। अब कब दिया था, तो देखिए 1888 में दिया था गुणसूत्र का नाम। अब इसके बाद में है कि गुणसूत्र होता क्या है, कि जैसे कि मैंने बताया ना, कोई भी जीव हो या जंतु हो, सब में क्या होता है कि गुणसूत्र पाया जाता है जो कि केंद्र में होता है। तो देखिए, गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्र में मिलने वाली कुंडलित धागों के समान रचना होती है। एक मतलब एक रचना या संरचना मान लीजिए आप, होती है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स कहा जाता है। कोशिकाएं यानी कि ब्लड के अंदर देखा होगा कभी ना, नसें देखी होगी, छल्ले छल्ले टाइप की होती है, ठीक है, इसी प्रकार से। तो ये तो हो गया। अब इसको दर्शाते कैसे हैं गुणसूत्र को, तो जिसे हम द्विगुणित 2n के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ये मान लीजिए आप एक तरीके से, ठीक है। अब गुणसूत्र जैसे कि मानव है, तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, है ना, 46 2n के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। वैसे तो अगर मानव में चाहे वो पूरे जो मानते हैं, कैसे क्या होता है, अर्धसूत्री जो क्या होता है, गुणसूत्र का जब विभाजन होता है ना, विभाजन के फलस्वरूप यानी कि शुक्राणु प्लस अंडाणु जब मिलते हैं ना, तो जब क्या होता है, मानव का ये 46 का जोड़ा बनता है पूरा। मतलब अगर एक, जैसे कि मान लो कि ये एक क्या है, ये एक नर है, या एक नर में कितने होते हैं, वैसे 22 होते हैं, ठीक है। और मादा में कितने होते हैं, 22 होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो कितने बनते हैं, 44 गुणसूत्र बनते हैं। पर मैंने क्या समझाया आपको कि अर्ध गुणसूत्री के विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु तथा अंडाणु मिलते हैं, यानी कि एक एक और मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर कितने हो गए, 23 हो गए, ये 23 और यहाँ पर भी 23 हो गए। जब जाके 46 बनते हैं, जब ही कहा जाता है कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे 2n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसी के बाद में अगर आप मानव का देख लिया, जैसे कि मानव में इतने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब गुणसूत्र की संरचना कैसे होती है, तो एक बेसिक सा छोटा सा मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इस टाइप के होते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, इस टाइप से होता है ना, ये देखिए इस टाइप से होता है ना, ठीक है, ऐसा होता है। अब इसके बीच में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी नेक्स्ट में। स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है इसका, छल्ले नुमा केंद्र में विभाजित होते हैं, मतलब केंद्र में मिलने वाली कुंडली है ये एक तरीके की। इसी के बाद में क्या है कि जैसे कि चावल का गुणसूत्र क्या होता है, कितना होता है, 12। उसी तरीके से घरेलू मक्खी होती है, तो उसमें भी कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 12। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं
चाहे वो जीव मान लो या मनुष्य मान लो या कोई भी खाने पीने की जो चीजें भी होती है ना, अगर कोई बीज है तो उससे कोई चीज की उत्पत्ति हो रही है या अंकुरित हो रहा है तो उसमें भी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हर चीज में गुणसूत्र होते हैं जिसकी प्राप्ति हमें हो रही है। तो उसी प्रकार से घरेलू मक्खी यानी कि जो छोटी सी मक्खी होती है उसमें 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन सभी को 2n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही लेंगे। इसी के बाद में कबूतर है तो उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, इसी के बाद में गेहूं है तो उसमें 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये है नर मधुमक्खी में, तो नर मधुमक्खी में तो 16 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो नर होते हैं, आदमी जो होता है मनुष्य, है ना। और उसी प्रकार से मादा यानी कि जो नारी होती है उसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। और ये जब मिलते हैं तो आप लीजिए जोड़ के कि कितने गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया गुणसूत्र क्या होता है और किस में पाए जाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि गुणसूत्र की जो संरचना होती है, आकृति होती है, वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से पार्ट्स को क्या कहा जाता है। आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि ये जो है ना, ये जो गुणसूत्र वाला जो टॉपिक है कि चावल में कितने होते हैं, मधुमक्खी में, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं क्योंकि रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। और ये खोज से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो दोस्तों गुणसूत्र के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब इसके बाद में है कि मैंने आपको बोला ना प्रारूपी गुणसूत्र की संरचना। तो संरचना कैसी होती है? आकृति। तो ये तो होती है उसकी आकृति, मैंने कोशिश की है बनाने की। अब इसी में मैं आपको बताऊंगी इस आकृति में जो ये जो चीजें मैंने बताई रखी ना, अर्धगुणसूत्री या क्रोमोटिडस, तो ये कहाँ पाया जाता है? इस स्ट्रक्चर में कहाँ पाया जाता है ये, तो उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो डेफिनेशन है कि अर्धगुणसूत्री या क्रोमोटिडस क्या होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पता चला है कि प्रत्येक जो अर्धगुणसूत्री है ना, वह स्वयं 2 सर्पिलाकार रूप में गुथे हुए क्रोमोटीन रेशों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? अर्धगुणसूत्री या क्रोमोटिडस कहा जाता है। क्या बोला है? स्वयं 2 सर्पिलाकार रूप में। तो कहां पर है? तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रारूपिक गुणसूत्र में, यानी कि यहां पे, इसको क्या बोलते हैं? अर्धगुणसूत्री। गुणसूत्री, सूत्री या सूत्र भी बोल सकते हो आप। ठीक है, यहां पर होते हैं। तो इनमें क्या होता है? सर्पिलाकार का आकार होता है। ये गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अर्धगुणसूत्री किस प्रकार के होते हैं? सीधे होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, टेढ़े होते हैं, लंबे होते हैं। तो आप क्या बताएंगे? 2 सर्पिलाकार के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन प्लस स्ट्रक्चर की तरह स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको ये क्या किया है, आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, और आते हैं ऐसे ऐसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में है कि जो नेक्स्ट क्या है? वणिकाएं। वणिकाएं भी क्या होती है? जो गुणसूत्र की संरचना है उसका ही क्या है? एक भाग है। यह मान लीजिए कि इसमें क्या होते हैं कि जीन स्थित होते हैं। अब कैसे होते हैं कि जो प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि डीएनए का क्या है? एक अणु है। डीएनए जानते होंगे सब, सबकी बॉडी में होते हैं। जैसे कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो अपने पेरेंट्स जैसा कैसे दिखता है? क्योंकि उसमें अपने पेरेंट्स के क्या है? डीएनए, गुणसूत्र मिलते हैं, जब ही होता है वो। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रही थी कि और उसी डीएनए का क्या होता है? जो जीन होता है वो एक खंड होता है। ठीक है, तो वणिकाएं, वणिकाएं क्या होती है? वर्णसूत्र पर रेखीय क्रम में मिलने वाली मणिकाओं के समान रचना, रेखीय क्रम में मणिकाओं के समान रचना व वणिकाएं कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र पर संख्या निश्चित होती है। इसकी जो संख्या होती है यानी कि जीन की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि इसमें क्या है? जीन जो होते हैं वणिकाओं में वो स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य है तो जैसे नर व मादा है तो 23 जोड़ा है ना, चाहे वो नर हो या मादा हो। बस ये होता है कि नर में क्या होते हैं कि शुक्राणु पाए जाते हैं और मादा में क्या पाए जाते हैं? अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है,
उसी प्रकार से तो ये वणिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो ये रही वणिकाएं, ये रहा, इधर पाई जाती है वणिकाएं। ये जैसे ये गोल गोल बना हुआ है ना, तो यही मान लीजिए ये भी ये वणिकाएं होती है जो कि गुणसूत्र के इस भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है, गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु इस जो ये गुणसूत्र की संरचना में है वह कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों गुणसूत्र पर स्थित वह बिंदु जहां से दोनों अर्ध गुणसूत्री आपस में जुड़े होते हैं। आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा फिर। वह गुणसूत्र बिंदु या फिर सेंट्रोमियर कहलाते हैं। सेंट्रोमियर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रोमियर क्या होता है या वह किससे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला दो आपस में दोनों जुड़े हुए होते हैं, तो ये भाग केंद्र बिंदु का ये भाग जो है ना वो क्या है, गुणसूत्र बिंदु है। ठीक है, क्योंकि इसके क्या है कि यहाँ से यानी कि मतलब जो ये अर्धसूत्री है ना, अर्ध गुणसूत्री है या फिर जैसे वणिकाएं हैं, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जो नीचे के और पार्ट है वो किससे जुड़े हुए हैं, इस केंद्र से जुड़े हुए हैं। ये क्या है, प्रथम केंद्र कहलाता है वैसे, जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है द्वितीयक बिंदु। द्वितीयक बिंदु यानी कि दूसरा बिंदु, जो कि क्या होता है कि गोल सेंटर नहीं होता पर कुछ हिस्से पे ऐसे जो मतलब बिंदु हैं वो पाए जाते हैं, किसमें, गुणसूत्र में। तो देखिए प्राथमिक जो बिंदु के अन्य स्थानों पर संकीर्ण मिलते हैं या उन्हें द्वितीयक गुणसूत्र कहते हैं। संकीर्ण मिलते हैं यानी कि आगे अन्य स्थान पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि इस तरफ ये जो छोर है ना, इससे प्रथम जो गुणसूत्र बिंदु के बाद में ये वाला जो छोर है ना, ये होते हैं, हो सकते हैं द्वितीय गुणसूत्र भी बोलते हैं या गुणसूत्र भी बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, द्वितीयक बिंदु, जो कि अन्य स्थानों पर भी क्या है, डॉट डॉट टाइप के बिंदु मिलते हैं इधर इस एरिया में। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि द्वितीयक जो स्थान है वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे टिप, गुणसूत्र का संकीर्ण द्वितीय भाग में वो क्या होता है, उसमें अलग स्थान होता है जहां पर क्या मिलते हैं, अन्य स्थान पर संकीर्ण मिलते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में है अनुषंगी। अनुषंगी किसे कहा जाता है, अनुषंगी वह होता है जो कि गुणसूत्र का अंतिम भाग होता है। वैसे तो देखा जाए तो अंतिम नहीं, मतलब सर्किल वाला भाग होता है। तो देखिए जिन गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्ण यानी कि इससे ऊपर वाला पाया जाता है, उस संकीर्ण के आगे का गुणसूत्रीय भाग गोल गुंडलीनुमाकार दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, अनुषंगी कहते हैं। यानी कि द्वितीयक बिंदु है उसके बाद का जो भाग है, तो आप देख रहे होंगे सीधे आगे गुंडलीनुमा भाग है, ये दिख रहा है ना। तो यहां से लेके और ये जो भाग है ना पूरा, इसको क्या कहते हैं, अनुषंगी कहते हैं। अनुषंगी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मनुष्य के जो शरीर है, तो मनुष्य में क्या होता है कि 23 जोड़े जो होते हैं ना, नर मान लीजिए या मादा मान लीजिए, तो उसमें से 5 जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, अनुषंगी होते हैं। इसलिए इसे अनुषंगी भाग कहा जाता है, जो कि गुंडलीनुमा भाग होता है। ठीक है, घुमावदार। ठीक है, अब इसी के बाद में है कि एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि जो ये प्रारूपिक गुणसूत्र की जो संरचना है उसका जो प्राथमिक यानी कि ये वाला भाग है ना और ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं, अंतखंड। तो मैं आपको यही डिफाइन कर देती हूँ, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, अंतखंड कहते हैं इसको। दोस्तों इसी प्रकार से क्या है कि जो ये क्रोमोसोम्स है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो ज़रूर क्लियर करूँगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।